Hey to everyone, welcome back on my YouTube channel HOD। 3 दिसंबर 1984 एक ऐसा दिन जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। 3 दिसंबर 1984 के दिन भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जिसके बारे में शायद हम सब लोग जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। आज के वीडियो में हम भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। वो रात जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो रात जिस रात कई सारे लोग सोते ही रह गए। भोपाल गैस कांड या फिर हम इसे भोपाल गैस त्रासदी भी कह सकते हैं, जिस रात हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। आज भी भोपाल गैस कांड को याद करके इंसानों की रूह कांप जा करती है। तो देखते हैं कि दरअसल उस रात क्या हुआ था, कौन था इसके पीछे का जिम्मेदार और आखिर इतना बड़ा इंसिडेंट किसकी गलती की वजह से हुआ था। इन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसकी वजह से इस गैस कांड की स्टार्टिंग या यूं कहें कि यह गैस कांड इसी कंपनी की वजह से हुआ था। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी केमिकल कॉरपोरेशन कंपनी थी जिसकी जो स्टार्टिंग थी वो साल 1917 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड ने साल 1969 में इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट को बनाया जाता था जिसका नाम था सेबेन। इस सेबेन को बनाने के लिए एक जो गैस होती थी या एक जो केमिकल या चीज होती थी उसकी जरूरत पड़ती थी, जो कि था मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC। यही वो गैस है जिसकी वजह से भोपाल गैस कांड हुआ था। MIC एक बहुत डेंजरस गैस है जिसे बाहर से लाया जाता था। बाहर से लाने के कारण रीजन की वजह से ये काफ़ी महंगी भी पड़ती थी इंडिया के अंदर। साल 1980 में वो साल था जब यूनियन कार्बाइड कंपनी काफ़ी लॉस में जाने लगी थी। लॉस में जाने के कारण कंपनी ने डिसाइड किया कि अब कंपनी MIC को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगी बल्कि अब इसे यहीं प्लांट में बनाया जाएगा। MIC बनाने के लिए यूनियन कार्बाइड को गवर्नमेंट से भी परमिशन मिल गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कंपनी से साफ कहा था कि इसका प्रॉपर एक एब्लिकेशन प्लांट बनाया जाए, क्योंकि सभी को पता था कि इस प्लांट में एक बहुत जहरीली गैस या केमिकल बनने जा रहा है। इन सभी के बाद कंपनी ने कभी एब्लिकेशन प्लांट बनाया ही नहीं। बहुत सी चीज़ों को इग्नोर किया गया कंपनी के द्वारा। साल 1981 में जब इस प्लांट में एक मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन कंपनी द्वारा इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सेफ्टी को इग्नोर किया। इतना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था। ना तो यह बात भोपाल के लोगों को पता थी और ना ही वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को। सेफ्टी को लेकर बहुत से लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जो मजदूर वर्कर्स कंपनी के खिलाफ थे उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया उनके प्रोटेस्ट करने के कारण। अभी हमने बात की कि साल 1981 में कंपनी के एक वर्कर की मौत हो गई थी जिसका नाम मोहम्मद अशरफ था। मोहम्मद अशरफ ने मौत से पहले अपने एक पत्रकार दोस्त राजकुमार केसवानी से कंपनी की सुरक्षा और लापरवाही के बारे में बात की थी। राजकुमार केसवानी ने अपने मित्र की मौत के बाद कंपनी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और इस प्लांट के बारे में एक कंप्लीट रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि इस प्लांट में कितने घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हेडलाइन थी, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उनका कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इस प्लांट के आसपास भोपाल की 20% पॉपुलेशन रह रही थी। राजकुमार केसवानी ने चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट तक को एक पत्र लिखा, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। राजकुमार केसवानी ने लगभग इस डिजास्टर को प्रेडिक्ट कर ही लिया था, लेकिन जब तक यह डिजास्टर नहीं हुआ था तब तक उनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं था। MIC इस प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। MIC को स्टोर करने के लिए 3 टैंकों में रखा जाता था, E610, E611, E619।
E610 E611 को तो आधे से ज़्यादा भर दिया जाता और E619 को इमरजेंसी के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन उस दिन E610 और E611 को क्षमता से ज़्यादा भर दिया गया और E619 को आधे से ज़्यादा भर दिया गया। इन टैंकों पर लगा अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। 2 दिसंबर 1984 को करीब रात के 9 बजे जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी शिफ्ट को चेंज किया। वहां पर दूसरी शिफ्ट आई। उस शिफ्ट ने रोज की तरह अपना काम करना शुरू किया। MIC के टैंकों में जो पाइप लगे हुए थे, वर्कर्सों ने उन्हें पाइपों को धोना शुरू किया। जब वर्करों ने उन पाइपों में पानी डाला तो वह दूसरी तरफ से नहीं निकला, तो उन्होंने फिल्टर को साफ किया, लेकिन जब भी पानी बाहर नहीं आया। जब पानी बाहर नहीं आया तो 11 बजे के करीब उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को सारी बात बताई। तो सुपरवाइज़र ने ऑपरेटर को कहा कि पानी चलते रहने दो, यहाँ पर जो अगली शिफ्ट में मजदूर आएंगे वो इस स्विच को ऑफ कर देंगे। इन पाइपों में स्लीप बैंड भी नहीं लगे थे जो कि आमतौर पर पानी के पाइपों में जाने से रोकते हैं। तकरीबन रात 10 बजे से MIC टैंक में पानी जाने लगा। MIC वाटर के साथ बहुत तगड़े तरीके से रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन बहुत डेंजर होता है। धीरे धीरे देखते ही देखते गैस वाटर के साथ रिएक्ट करने लगी। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद वर्कर्स डरने लगे, क्योंकि उन्हें वर्कर्स को कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। करीब 1 घंटे बाद नई शिफ्ट जब आई तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। उन वर्कर्स ने टैंक के पास जाकर जब प्रेशर चेक किया तो प्रेशर जो था वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था। उन्हें लगा ये ठीक है, लेकिन उनकी आंखों में जलन बंद नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो कोई लीक हुआ होगा। वर्कर्स ने उस लीक को खोजना स्टार्ट किया। लगभग रात के 11:15 बजे जब मजदूर सुमन देव ने देखा कि पाइप से बूंद बूंद करके कोई पदार्थ गिर रहा है, उस लीक को नज़रअंदाज कर वर्करों ने लगभग 12:40 पर एक टी ब्रेक लिया। धीरे धीरे टैंक का प्रेशर बढ़ता गया और प्रेशर की रीडिंग बहुत हाई हो गई। टैंक के ऊपर का कंक्रीट टूटने लगा। वर्कर्स ऐसा देखकर अलार्म बजाने के लिए भागे। देखते ही देखते MIC E610 टैंक से गैस बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलने लगी। इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही भयानक था। धीरे धीरे यह गैस पूरे भोपाल शहर में फैल गई। लोग तो बताते हैं कि हवा में फैली हुई गैस का जो दुर्गंध थी वो जलती हुई मिर्ची की तरह थी। बहुत से लोग खांसते खांसते मर गए तो बहुत सारे लोग नींद में ही मर गए। कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता था कि यह कौन सी बीमारी है, फिर ये किस वजह से हो रहा है। सुबह हजारों लोग मारे जा चुके थे। सड़कों पर जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। यह दुर्घटना इंडिया के लिए सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी। इस डिजास्टर के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी अपनी टेक्निकल टीम को इंडिया भेजती है। ये जो टेक्निकल टीम थी इसका काम था कि जो बची हुई MIC है उसे दूसरी गैस में कन्वर्ट करना। इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था ऑपरेशन फेथ। इस डिजास्टर के बाद कंपनी के चेयरपर्सन और चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वॉरेन एंडरसन जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथों में ले लेते हैं। अगले साल यानी 1985 में एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से भारत सरकार को पावर मिल जाती है कि भोपाल गैस कांड से प्रभावित लोगों को कोर्ट में न्याय दिला सके। यूनियन कार्बाइड कंपनी और भारत सरकार दोनों अपनी अपनी इस घटना को लेकर छानबीन करते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण यह जो केस था वो 1989 में बंद कर दिया जाता है। पेनाल्टी के रूप में यूनियन कार्बाइड कंपनी भारत सरकार को $470 मिलियन देगी, लेकिन इस फैसले से भोपाल के लोग खुश नहीं होते हैं। जब फरवरी 1989 में सतीश धवन ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया तो इस केस को फिर से ओपन कर दिया गया। यह केस का कोई सही सबूत न होने के कारण यह केस आज तक चल रहा है। बहुत से लोग तो आज भी पिटीशन फाइल करते हैं कॉम्पेंसेशन की डिमांड के लिए। इस घटना के बाद भारत सरकार नया कानून लेकर आती है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। भोपाल गैस कांड से आज भी कई सारे लोग प्रभावित हैं। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HOD को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।